कवर्धा हादसा आपको याद होगा, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई थी। कवर्धा हादसे में मारे गए लोगों के 24 बच्चों को माफ कीजिएगा। कवर्धा हादसे में जिन लोगों की जान चली गई थी, उनके बच्चों को गोद लिया है विधायक भावना बोहरा ने। कितनी सुंदर पहल, अंदाजा लगा सकते हैं आप। 24 बच्चों को गोद ले लिया है बीजेपी के विधायक भावना बोहरा ने। रोजगार से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी उठाएंगे विधायक जी, साधुवाद है उनको। कवर्धा हादसे में 19 लोगों की जान चली गई थी, कई बच्चे अनाथ हो गए थे। 24 बच्चों को गोद लेने का ये बहुत बड़ा फैसला, बहुत अच्छा फैसला, बहुत ही सुंदर पहल बीजेपी के विधायक भावना बोहरा की। जो इस गांव की जो बच्चियां हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो उनकी पढ़ाई की, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मैं अपने पे लेती हूँ। और साथ में प्रयास यही रहेगा कि अगर लड़के हैं कहीं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाए तो वो भी प्राथमिक करेंगे। मान के चले कि 20 बच्चों की तरीके से मैं गोद दे रही हूँ। जो इस गाँव की जो बच्चियां हैं, जिनके माता पिता। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रोहित, एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पहल विधायक भावना बोहरा की हम कहेंगे, क्योंकि कई बच्चे इस हादसे में अनाथ हो गए थे। उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। 24 बच्चों को गोद लेने का बहुत ही अच्छा फैसला विधायक जी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया और जो एक माता पिता की छाया होती है वो छाया उनसे दूर हो गई थी। उनके माता पिता कुल 19 लोग थे जो इस कल हादसा हुआ उस पे जो है वो मौत हो गई थी जिसके बाद विधायक है, कवर्धा से लगा हुआ पंडरिया का क्षेत्र है और पंडरिया से ही विधायक आती हैं भावना बोहरा। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी और रोजगार तक का खर्च वहन करने की उन्होंने बात की है। इसके अलावा उन्हें 24 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने गोद लिया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जो चुनौती है, बड़ी चीज़ें हैं। और इसके साथ भी सुमित ये भी होता है कि जब कोई अपने माता पिता को खो देता है तो उसके सामने कई सारी कठिनाइयां जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके सबसे बड़ी कठिनाइयां उनकी पढ़ाई को लेकर रहती है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे का भविष्य किस प्रकार से संवरेगा। इसके अलावा जो लड़कियां रहती हैं उनके सामने भी रोजगार की, मैं लौटूंगा और जो रोहित, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं लौटूंगा रोहित आपके पास। हमारे साथ खुद बीजेपी के विधायक भावना बोहरा जी जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भावना जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। विस्तार न्यूज़ आपके सामने नतमस्तक है और आपका बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं विस्तार न्यूज़ परिवार की तरफ से कि इतनी सुंदर अच्छी पहल आपकी तरफ से हमें देखने को मिल रही है। भावना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत धन्यवाद सुमित जी, आप सबको सादर नमस्कार है जी। और जो घटना पिछले दिनों कुकदूर में हुई है वनांचल क्षेत्र में, बहुत ही दुखद घटना है। न सिर्फ हमारे वनांचल क्षेत्र की जैसे पंडरिया विधानसभा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में शोक का माहौल इसको लेकर के है। आपने देखा है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय हमारी वहां में द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस पे अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। तो निश्चित ही इस दुखद घड़ी में यही कहना चाहूंगी मैं, चूंकि मेरा क्षेत्र भी है और लगातार उनसे विधायक बनने के पहले से भी मेरा लगाव था, तो इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। और कल मैं परिवार से मिलकर आई, जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन मैं झारखंड प्रवास पे थी। झारखंड गोड्डा लोकसभा का मुझे चुनाव प्रभारी बना गया था। तो सुनने के बाद लगातार यही था कि चूंकि मैं उपस्थित नहीं थी, बहुत बेचैनी थी कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन प्रशासन शासन से लगातार बात हो रही थी। मेरी पूरी टीम भी वहां पर पहुंच चुकी थी, जो मैं संस्था चलाती हूँ उसकी भी टीम, साथ में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुंच चुके थे। घटनास्थल की लगातार जानकारी ली जा रही थी। जिस तरीके से जो मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा था, 13 फिर 14 फिर 15, तो बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी। दिमाग में यही आ रहा था कि उसमें कुछ बच्चियां भी हैं, वो बच्चियों ने अभी ये पूरी दुनिया देखी भी नहीं है। 15-16 साल की 2 बच्चियों की उससे मृत्यु हुई है। तो बहुत स्थिति हमारी खुद की यहाँ रहकर मुझे भी बहुत ज्यादा बेचैनी थी। कल उनसे मिलना हुआ है और बस यही कहना चाहूंगी, इस दुख की घड़ी में भगवान उनको दुख सहने की शक्ति दे और लोगों को उनके प्रति जागरूक करे कि हम जितना भी उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए या उनके परिवार के लिए कर पाए, हमें बिल्कुल करना चाहिए।
बिल्कुल भावना जी, हम सभी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इन बच्चों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, लेकिन आप जो करने जा रही हैं कहीं ना कहीं उनका दुख कम कर पाएंगे आप। भावना जी, बहुत बहुत अच्छी पहल है। मैं ये जानना चाहूँगा भावना जी आपसे कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि आपको इन 24 बच्चों को गोद लेना चाहिए? देखिए, मैं जैसे ही मुझे इस घटना की जानकारी मिली है, मैंने डिटेल लिया कि परिवार में सदस्य जो है उनकी क्या स्थिति है, कौन कौन है। जब मुझे पता चला कि 15 से 16 साल की बच्चियां हैं, 18 से कम साल के बच्चे हैं, मैं खुद भी, मेरी 2 बेटियां हैं, एक माँ होने के नाते माँ की जो जिम्मेदारियां हैं, माँ का जो होना, जो एहसास होता है बच्चों के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिमाग में थी। उन बच्चियों को सोच करके मुझे वही बहुत, मेरा मन व्याकुल था कि अब आगे कैसे होगा। उसी बीच में ये विचार आया कि स्थिति बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन मैंने ये ठीक सोचा है, कि कोई नहीं है, अगर उनकी माँ जी 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 भावना जी माता पिता कहिए। उनके साथ हर उनके साथ हर परिस्थितियों में खड़े रहूं, और कल जा करके उन बच्चियों से मिली हूं, और यही कहना चाहूंगी, जो जवाबदारी मैंने ली है, ईश्वर उसमें सहयोग करे मेरी उस जवाबदारी को पूरा करने के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भावना जी, आपने एजुकेशन से लेके, शिक्षा से लेके शादी तक की जिम्मेदारी उठाने का फैसला यहाँ पर किया है। बहुत बड़ा फैसला है ये। और बाकी जनप्रतिनिधियों को क्या कुछ कहना चाहेंगी आप, क्योंकि सभी जनप्रतिनिधियों को एक मैसेज देने का काम किया है, एक मिसाल कायम की है भावना जी आपने, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना यही है, अगर क्षेत्र की जनता आप पे विश्वास करती है और विश्वास करके उन्होंने आपको वोट दिया है, तो जितना यथासंभव हो सके पूरी ईमानदारी के साथ उनकी विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहना सबसे पहले जनप्रतिनिधि का दायित्व यही होता है। और हमें खुशी इस बात की है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जब मेरी उनसे चर्चा हुई फोन पर, उनको विषय की जानकारी उनको थी, लेकिन जब मैंने उनको बताया सारा विषय, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने तत्काल एक राहत के रूप में 5 लाख रुपए की घोषणा भी की। परिवार से लगातार वो बात भी करते रहे, संपर्क करते रहे। कल भी हमारे जाने के बाद भी उन्होंने केदार कश्यप जी को भी वहां पर भेजा। तो उनकी संवेदनशीलता परिवार के साथ है, क्योंकि हमारे जो वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी बैगा बाहुल्य क्षेत्र है, तो बहुत सादगीपूर्ण इनका जीवन रहता है। अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने दुख को ये अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जब हम उनके चेहरे देखेंगे, उसी से आपको अंदाज लगाना पड़ता है उनके मन की व्यथा कैसी है। तो ऐसा सादगी वाला जो आदिवासी समाज है हमारा, वो कुकदुर वनांचल से भरा हुआ है। मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, मदद होती है, उसकी कोई तुलना नहीं है। गिलहरी भी, आप जानते हैं, जब सेतु का निर्माण हो रहा था, उस गिलहरी ने भी अपने शरीर पर बालू लगा करके पुल में बनाने के लिए उसको झड़ाया था। तो उसमें आपका कम ज्यादा सहयोग नहीं है, आपने उससे भागीदारी की। सहयोग में मुझे लगता है छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, सबकी सहभागिता विपरीत परिस्थितियों में लोगों के साथ होनी जरूरी है। बिल्कुल भावना जी, हम देखते हैं कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो बयानबाजियाँ होती हैं, जो पार्टियां होती हैं राजनीति करती हैं, लेकिन उससे इतर राजनीति से हटके आपने एक मानवीयता दिखाई है यहाँ पर। भावना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आपने राजनेताओं को देख के ऐसी प्रेरणा ली है, या फिर आपके परिजन से आपको ऐसी प्रेरणा मिली है? ये जानना चाहूँगा मैं कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कौन आपको प्रेरित करता है ऐसा करने के लिए? मेरे परिवार में जो भी सदस्य हैं, चाहे मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, मैं चाहे मेरी मदर की बात करूं, चाहे फैमिली की बात करूं, मैंने बचपन से ये चीज देखी है, भले आपको आधी रोटी खानी पड़े, लेकिन आधी रोटी आप बांट के खाइए। तो शुरू से ही ये मन में था, और चूंकि परिवार का सहयोग मिला, राजनीति में आने का मैंने शुरू से यही कहा, उद्देश्य मेरा कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं है, लोगों की सेवा करने का एक माध्यम है। आज मैं अगर एक क्षेत्र की अगर विधायक हूँ, तो उस क्षेत्र का कहीं ना कहीं दायित्व है, और मुझे अधिकार बनता है कि मैं आधिकारिक रूप से भी उन चीजों को क्षेत्रवासियों के लिए कर पाऊँ। तो राजनीति में आने का उद्देश्य, चुनाव लड़ने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही था कि मैं समाज सेवा कर पाऊँ। पिछले 10-12 साल से मैं अपनी एक संस्था भी चलाती हूँ। जब राजनीति में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उस समय से मेरी संस्था चलती है। चाहे बच्चों के लिए बसेस की मैं बात करूं, उनकी पढ़ाई के लिए मैं बात करूं, एम्बुलेंस की बात करूं, तो ये पहला अवसर नहीं है। देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, निश्चित ही लोग ये भी सोचते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण शायद हो सकता है इन्होंने ये चीजें की होंगी, इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इसमें मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। पहले मुझे लगता है कि मैं जो सामाजिक संस्था जो मैं चलाती हूँ, पहले उसका भाव मेरे अंदर है, उसके बाद इस जनप्रतिनिधि का दायित्व जो मेरे अंदर, तो वही दोनों दायित्व मिल करके इस चीज के लिए मुझे प्रेरणा करते हैं। बाकी परिवार का तो सहयोग लगातार मिलते रहा है, और बहुत खुशी है इसमें आपको बताना चाहूंगी सुमित जी, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, पंड्या विधानसभा के जो मेरे कार्यकर्ता हैं, आप विश्वास करेंगे, पूरी रात वो, मुझे लगता है कि 2 रातों से वो सोए नहीं है। लगातार मेरे एब्सेंस में वो क्षेत्र की मुझे उनकी बात करना, वीडियो कॉल कराना, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कराना, उनकी भोजन की व्यवस्था कराना, तो पूरा सब मिलकर के जब आपके साथ एक टीम काम करती है, वो आपके लिए प्रेरणा बनती है। निश्चित तौर पर। भावना जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जब आपने ये फैसला लिया,
तो आपने मुख्यमंत्री जी या किसी भी मंत्री से बातचीत की होगी, इस फैसले के बारे में डिस्कस किया होगा, या फिर ये फैसला लेने के बाद आपने उनको बताया, तो उनका रिएक्शन क्या आया फिर इसके बाद? जी, ये फैसला मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिल कर के लिया। मैंने जी। उनको कहा कि मेरे मन में ऐसे विचार हैं, जी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बहुत सही है, और अगर ईश्वर किसी को उस लायक बनाए हैं, हम किसी के काम आ सके तो आगे बढ़कर बिल्कुल करना चाहिए। और उनसे बात करने के बाद में कल मैं जैसे ही क्षेत्र में पहुंची हूँ, मैंने बच्चों से कहा कि हम आपके साथ हैं हर परिस्थितियों में। उनके माता-पिता को पहले मैंने बताया, क्योंकि मैं देखिए, अगर कोई चीज़ होती है, अगर मैं इन चीज़ों को पहले चर्चा करती तो ये होता कि आप एक पब्लिसिटी स्टंट करें, जो मेरा नेचर नहीं है। जी। काम करना, आपका काम बोले वो आपके लिए ज़रूरी है, तो मेरा काम बोले यही मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो कल ही ये चीज़, मैंने मेरे साथ जितने भी लोग थे, मैंने उनको ये चीज़ बोली भी कि अब मेरी 2 बेटियाँ अब तक ज़रूर थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बच्चे अब मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। जी, तो जी। मुझे खुशी है, लेकिन यही कहना चाहूँगी, बच्चों का दुःख बहुत बड़ा है। मैं कोशिश करूँगी उनको हमेशा उनकी परिस्थितियों में साथ रहूँ, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसी परिस्थिति कभी किसी के लिए कभी निर्मित किसी ना को, हो। बिल्कुल बिल्कुल भावना जी। जी, बहुत सुंदर विचार हैं आपके, बहुत अच्छी प्रेरणा आपको यहाँ पर मिली है भावना जी। एक बार फिर से आपको साधुवाद करना चाहूँगा, फिर से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, और फिर से विस्तार न्यूज़ परिवार आपके सामने नतमस्तक है। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत, अपनी मन की बात हमसे शेयर करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से राजनेता भी अपनी मानवीयता दिखाते हैं, मानवीय संवेदनाएं दिखाते हैं। ये एक उदाहरण है भावना बोहरा बीजेपी के विधायक के तौर पर, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है और 24 बच्चों को गोद लेने का फैसला लिया है। रोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर है, 25 जून तक समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी होगी। किसानों के लिए अच्छी खबर। पहले 31 मई तक गेहूं खरीदी घोषित की थी, लेकिन अब तारीख बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 जून तक समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी होगी। पहले 31 मई तक गेहूं खरीदी के लिए तारीख घोषित की गई थी। 15 मार्च से प्रदेश में गेहूं खरीदी चल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि तारीख को बढ़ा दिया गया। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है। समीक्षा की थी और समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है सरकार ने। 15 मार्च से प्रदेश में गेहूं खरीदी चल रही है। 31 मई तक गेहूं खरीदी के लिए तारीख निर्धारित की गई थी, घोषित की गई थी, लेकिन अब 25 जून तक समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होगी। बात होगी कांग्रेस की। एमपी कांग्रेस में होगा एक और प्रयोग। अब प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी रखी जाएगी छोटी। जून के आखिरी तक कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित करने की योजना है। नई कार्यकारिणी को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। फीडबैक के आधार पर ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां मिलेंगी। लगातार नए नए प्रयोग अब कांग्रेस पार्टी में यहां पर हो रहे हैं। एक और प्रयोग करने की तैयारी में है एमपी कांग्रेस। अब प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी छोटी रखी जाएगी। जून के आखिरी तक कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित करने की योजना है। नई कार्यकारिणी को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। फीडबैक के आधार पर ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। तो लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर जारी है, विचार विमर्श हो रहा है। कांग्रेस को एक कैडर बेस पार्टी बनाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस नेताओं की। लगातार बैठकें हो रही हैं। इससे पहले आपने देखा था पीसीसी दफ्तर में एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कई विषयों पर मंथन किया गया था, कई विषयों पर बातचीत हुई थी। एक नया फॉर्मूला कांग्रेस की तरफ से निकाला गया है। रिस्ट्रक्चर की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी, जहां पर जो वरिष्ठ नेता हैं वो शहर से लेकर गांव तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, जानेंगे, और बातचीत के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कौन सा नेता या कार्यकर्ता उनके लिए वहां पर मुफीद होगा। अब एक और नया प्रयोग होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी छोटी रखी जाएगी। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, आखिर ये फैसला क्यों लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसे समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, नए नए प्रयोग कर रही है कांग्रेस पार्टी, नए नए प्रयोग कर रही है। एक और प्रयोग जो प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी है उसको छोटा रखने का प्रयोग, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है अंचल?
सुमित, देखिए अपनी परंपरागत तरीके से चल रही कांग्रेस की हालत आज क्या है ये तो सब देख ही रहे हैं। और अगर नए प्रयोग नहीं होंगे, मंथन नहीं होंगे, तो फिर ये स्थिति कैसे बदलेगी। शायद इसीलिए शीर्ष नेतृत्व सहित प्रदेश के आला कमान नेता जो हैं उन्होंने ये तय किया है कि अब बड़ी कार्यकारिणी नहीं बनाई जाएगी, छोटी कार्यकारिणी बनाई जाएगी। उन्हें सारे अधिकार दिए जाएंगे कि वो उनके पास सारे निर्णय लेने के अधिकार होंगे, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और वो दूसरे जिलों के होंगे। इसलिए ये तय किया गया है। आज यूथ कांग्रेस की भी एक बैठक आहूत की गई है, जिसे यूथ कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष जो हैं मितेंद्र सिंह, वो आज उसको संबोधित करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जाने कि युवाओं में किस बात की क्षमता है, उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें जिम्मेदारी दी जा सके, ताकि कांग्रेस का कुनबा फिर से एक बार बड़ा किया जा सके, विस्तार किया जा सके और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जा सके। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इसमें तेजी से काम होगा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और संगठन प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, सारे लोगों ने यह तय कर दिया है। शीर्ष जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, अजय सिंह राहुल हो, सबसे राय मशवरा लिया जा रहा है, सबकी सलाह ली जा रही है, सबकी राय आ रही है और उस पर एक मत होकर सारे लोग अब तो कौन तेरा कौन मेरा ये सब बातें हटा करके और उस कार्यकर्ता को स्थान दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें वास्तव में कांग्रेस के प्रति काम करने की ललक है और वो कर्मठता से, ईमानदारी से काम कर पाए। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर सबसे पहले गुटबाजी जो कांग्रेस पार्टी में है उसे खत्म करना होगा पार्टी को। देखिए अंचल, देर से ही सही कांग्रेस पार्टी अब पार्टी में नए नए प्रयोग करने का सोच रही है, लेकिन बीजेपी का संगठन पहले से इतना मजबूत हो चुका है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी सोच रही है बीजेपी के कॉन्सेप्ट को लेकर कि बीजेपी की राह पर चलने की तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब समय लगेगा कांग्रेस पार्टी को उस स्तर तक पहुंचने के लिए, मतलब बीजेपी के स्तर तक पहुंचने के लिए। देखिए सुमित, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हम और आप सब जानते हैं और कांग्रेस पार्टी ये तो जान रही है अपनी वर्तमान स्थिति से, तो वो बाकायदा परिचित है। लेकिन विडंबना इस बात की रही है कि कांग्रेस पार्टी में कोई काम नहीं करना चाहता था, सब एक दूसरे पे दोष और आरोप मढ़ते थे, गुटबाजी चरम पर थी। अब उसे खत्म करने के लिए एक मत हो रहे हैं, एक मंच पे सारे नेता बैठकर तय कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं बड़े नेताओं को, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, एक नहीं होंगे, संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करेंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, अपने कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं देंगे, तो वो दिन नहीं लौटने वाले जो कांग्रेस के हुआ करते थे। इसलिए अगर कांग्रेस के अच्छे दिन चाहिए तो ये सब तो करना ही था, पर यही है कि देर आए दुरुस्त आए हैं, ढर्रा पकड़ा है तो हो सकता है मंजिल तक पहुंच भी जाए। अंचल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह का कहना है कि मोदी सरकार ने युवाओं के सपनों को तोड़ा है। मितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा है मितेंद्र ने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा अध्यक्ष अभी हमारे साथ में है मितेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में और बधाई आपको इस नई जिम्मेदारी। धन्यवाद। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं अपनी इस जिम्मेदारी को? देखिए, चुनौतियों से भरी हुई जिम्मेदारी है। लोकसभा के समय इस जिम्मेदारी मिली थी और मेरा प्रयास रहा लोकसभा के दौरान, जिस जिले में मैं पहुंच के जो हमारे यूथ कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, लगभग मैं हर एक लोकसभा में पहुंचा हूं जहां हमारे साथी लड़ रहे थे। प्रयास था कि जो न्याय योजना थी जिसके बारे में हमें बताना आवश्यक था, उस न्याय योजना के बारे में युवा, महिला, किसान, हमने तीनों के बारे में डोर टू डोर किया और जो हमारा टारगेट था, हम 2,60,75,000 घरों तक पहुंचा है यूथ कांग्रेस, 2,75,80,000 के बीच में, तो हमने वो टारगेट भी अचीव किया। 29 में से कितनी सीटें मान रहे हैं? 27 ही तो कैंडिडेट आपके मैदान में थे। जी। देखिए भैया, मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हर कोई ये पूछता है कितनी सीटें, मैं ये मानता हूँ हम अधिक से अधिक सीटें लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो इस बार बड़ा अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन है, क्या होने वाला है कुछ नहीं जानते। अगर दूसरे रिपोर्ट से देखा जाए तो वहाँ 15 सीटें भी हैं, किसी रिपोर्ट से देखा जाए तो 6 सीटें भी हैं। तो मैं ये मानता हूँ अधिक से अधिक सीटें हमारी कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस में ऐसे कौन से आपके पास प्लान हैं दिमाग में कि आप युवाओं को जोड़ पाएंगे, क्योंकि बड़ा चैलेंज है, लोग बिखर रहे हैं, कांग्रेस से दूर जा रहे हैं? देखिए भैया, युवाओं को जोड़ने के लिए जो भी हमारा प्लान है वो हम अपने स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो लगभग 8 या 9 के लगभग होगी, हम उसमें पूर्ण रूप से उस प्लान को लेकर आएंगे। और अभी जो आज की मीटिंग है वो सिर्फ एक मेल मिलाव, एक भाव में मिला नहीं था किसी से, तो एक सौजन्य भेंट है। उनके काम के बारे में जानना चाहता हूँ, उनके पैशन के बारे में जानना चाहता हूँ, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। क्या होता है, हम लड़कों से काम तो कराते हैं पर कभी ये नहीं पूछते तेरी क्वालिटी क्या है।
सीखने की कोई एज उम्र नहीं होती है और ये बाली बनकर आए हैं कांग्रेस पार्टी में। अपने सभी वरिष्ठ नेताओं से कुछ ना कुछ लेंगे और उसे पार्टी में और युवाओं को जोड़ने के लिए उसको वो काम में लगाएंगे और काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हैं और कह रहे हैं सबका आशीर्वाद मिल रहा है और युवाओं को साथ जोड़ेंगे, कांग्रेस को एक नई दिशा और एक नया रूप और एक रंग देंगे। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार वार किया। शिवराज सिंह चौहान पीओके को लेकर कांग्रेस पर हमलावर नजर आए और कहा कि पंडित नेहरू की वजह से देश का विभाजन हुआ। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे, कहा कि राहुल गांधी सौंपे नहीं थोपे गए नेता हैं। आज तो देश ही सवाल पूछ रहा है, भारत के विभाजन का दोषी आखिर कौन था? कांग्रेस, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। धारा 370 लगाने का पाप किसने किया था? अगर 3 दिन युद्ध और चल जाता तो संपूर्ण कश्मीर हमारा होता। पीओके किसके कारण बना? कांग्रेस, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कारण। पीओके भारत का है, पीओके लेके रहेंगे। मैडम सोनिया गांधी कहती है राहुल को सौंप रही हूं। कोई 2 साल के बच्चे हैं राहुल जो सौंप रही है? 53-54 साल के व्यक्ति को सौंपा जाता है क्या? और मैडम सौंप नहीं रही, मैडम थोप रही है। पहले कांग्रेस पर थोपा तो 50 बार कांग्रेस हारी, फिर अमेठी पर थोपा तो राहुल गांधी हार गए, फिर यात्रा थोपी तो जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा निकली वहां कांग्रेस हार गई। और अब राहुल को सौंप दिया है रायबरेली को। रायबरेली पर थोपा है, सौंपा नहीं है, तो रायबरेली हार रहे हैं। ये तो शाही परिवार है जिसका केवल अपने परिवार से लेना देना है, जनता से कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्टाफ के साथ बदतमीजी से नाराज सफाई कर्मचारियों का आज भी दूसरे दिन प्रदर्शन जारी है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन सफाई कर्मचारी मामले से संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि वेतन वृद्धि और अन्य मांगों की पूर्ति तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। ये सभी गाड़ियां जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये आपके घरों को साफ रखती हैं, आपके दिन भर के कचरे को एकत्रित करके डंपिंग यार्ड तक लाती हैं। लेकिन इन तमाम गाड़ियों के चक्के थम गए हैं। ये देखिए तस्वीर, ये डंपिंग यार्ड की तस्वीर है और ये तमाम गाड़ियां शहर भर में भ्रमण करती है और शहर भर में 300 से ज़्यादा गाड़ियां हैं जो अलग अलग जोन पर जाके अलग अलग इलाकों पे जाके कचरा कलेक्शन का काम करती है। लेकिन विवाद होने के बाद में ये तमाम गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी ये कह रहे हैं कि जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगी जाएगी और उसी व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे उनके मारपीट किया गया है, तब तक ये गाड़ियाँ इसी प्रकार से खड़ी रहेंगी। और अगर ये 2 दिन का समय हो गया है, अगर ये गाड़ियां अभी भी खड़ी रहेंगी तो निश्चित तौर पर जो आगामी समय पर जो घरों पे कचरा है वो जमना शुरू हो जाएगा और शहर की सफाई व्यवस्था जो है वो चरमराने की कगार पर भी पहुंच सकती है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।